Good morning everyone and welcome you back. Yesterday we are discussing about the different types of concept. Okay, so yesterday we have discussed till realization concept, and today we are going to discuss about next concept, that is objective evidence concept or verifiable objective concept. Okay, so here you can see that objective evidence concept or verifiable objective concept is a type of concept basically which is required in accountancy or while keeping the books of account, that no transaction will be passed for which there is no source document. Okay, that means for passing each transaction in a books of account, that must be supported by objective evidence like vouchers एक्सेट्रा. ओके, मतलब ये है कि वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि हम तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन पास नहीं करेंगे जब तक हमारे पास उसका सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, या अगर हम सीधा समझें तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन पास नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये है ऑब्जेक्टिव एविडेंस हियर मींस एविडेंस फ्री फ्रॉम बियास ऑफ द अकाउंटिंग. एंड वन थिंग मोर, दैट जो भी और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो किसी भी तरीके से बायस्ड मतलब उसके साथ छेड़छाड़ी ना करी गई हो. जैसे अगर सपोज दैट 5000 का सेल हुआ है, ठीक है, तो अकाउंटेंट को 5000 ही मेंशन करना है. अगर वो 500 मेंशन कर रहा है, दैट मीन्स ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. ओके, तो आपको यहाँ पे समझना है कि ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट या वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या बोलता है. तो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मेंशन कर रहे हो तो उसके लिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है. और वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? वाउचर. ठीक है, वाउचर हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म डिस्कस किया था तब पढ़ा था. ठीक है, वाउचर फिर एक बार बताइएगा मुझे कि क्या होता है. ठीक है, अगर वाउचर का मीनिंग आपको याद है तो वाउचर क्या होता है कि जब भी हम किसी गुड्स को परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने के बाद जो रिसीट हमें मिलती है, ठीक है, जो कैश रिसीट या डेबिट रिसीट हमें जो भी मिलती है, तो वही रिसीट क्या कहलाती है? वही रिसीट हमारी वाउचर कहलाती है. क्लियर है आपको यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखिए, अब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ क्या बोलता है आपका, दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस दैट only those transactions should be recorded which are material or relevant for the determination of income from the business. All immaterial facts should be ignored. अब समझिए, ये आपका this principle emphasize that only those transactions should be recorded which are material or relevant to the determination of income from the business. मतलब हम केवल उसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका बिजनेस से कोई रेलेवेंस हो. ठीक है, अब समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, ठीक है, कि अगर बिजनेस का मैनेजर है, ठीक है, बिजनेस के मैनेजर ने अपने पर्सनल इनकम से, समझिएगा, बिजनेस का जो मैनेजर है, तो मैनेजर ने क्या किया, अपने पर्सनल इनकम से एक कार परचेज करी. उसने क्या किया? पर्सनल इनकम से कार परचेज करी. तो ये पर्सनल इनकम से जो मैनेजर ने एक कार परचेज करी है, तो क्या इसका बिजनेस से कुछ लेना देना है? नहीं. ठीक है, तो इसका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है, तो हालांकि ये ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, वहीं समझिए, मटेरियलिटी में एक चीज़ और समझिए कि अगर इसी मैनेजर ने कार परचेज करी होती, ठीक है, कार परचेज करी होती और कंपनी के पैसे से परचेज करी होती, मतलब अगर उसने क्या किया होता? ड्राइंग किया होता. ठीक है, उसने क्या किया होता? ड्राइंग किया होता. तो अगर मैनेजर ड्राइंग कर रहा है या कंपनी से अपने पैसे, अपने इन्वेस्टेड मनी को निकाल रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? इस ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर है? मतलब यही है कि आप कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे जिसका कोई बिजनेस से रिलेशन ना हो. क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, and that is full disclosure concept. Okay, so when we talk about full disclosure concept, so as per this concept there should be no secret among inside the company, and that secret must be open up for the interested user. मतलब सीधा है कि अगर कंपनी का कोई ऐसा सीक्रेट है कि जो कंपनी के इंटरेस्टेड यूजर्स को, ठीक है, इम्पैक्ट करे,
ठीक है, एक बात देख लेते हैं फुल डिस्क्लोजर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, वापस आते हैं मार्कर पे। तो फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि अगर कंपनी का कोई ऐसा सीक्रेट है कि जो कंपनी, या ऐसी कोई बात है कि जो कंपनी अपने इंटरेस्टेड यूज़र से छिपा रही है, तो कंपनी जो है इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है, फुल डिस्क्लोजर को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए, दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट should disclose all material information which is required by the proprietor and other users to assess the final account of the business unit। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट को हर वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, समझिए, फिनेंशियल यूज़र जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो उसको जो है सारे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, जिसकी ज़रूरत किसको किसको हो सकती है, जिसकी ज़रूरत प्रोप्राइटर को हो सकती है या अदर यूज़र्स में मैंने जो है डिस्कस किया था। अदर यूज़र्स को एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि अदर यूज़र्स में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कितने होते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका इंटरनल होता है और एक आपका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो जो आपका इंटरनल यूज़र है वो कौन होगा, जो कंपनी के अंदर में रह के काम करते हैं। कंपनी के अंदर में रह के क्या, कंपनी का ओनर, ठीक है, कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इनको अगर कंपनी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ये क्या कहलाएंगे, ये कंपनी के इंटरनल यूज़र आएंगे। वहीं जो कंपनी के बाहर हैं, जैसे गवर्नमेंट, पब्लिक, इन्वेस्टर जो पैसा लगाना चाहती है, तो अगर इन लोगों को कंपनी के इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो इनको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल यूज़र कहेंगे। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम जो डिफरेंट यूज़र्स के बारे में बात करते हैं वो कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर में यही है कि कंपनी को किसी तरीके का कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, किसी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छिपा के नहीं रखना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि कंपनी लॉस बेयर कर रही है या कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन कंपनी के अकाउंट को मैनिपुलेट कर दिया गया, मतलब थोड़े बहुत फिगर्स के साथ ऊपर नीचे करके कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, तो ये क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या कंपनी सही है? नहीं, डेफिनेटली द कंपनी इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग। द कंपनी इज़ यूजिंग मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस टू attract or the company is giving wrong information to its users। so that is why जो भी कंपनी का इंफॉर्मेशन होगा उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय बिजनेस यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट। मतलब कि देखिए, अभी हमने बात करा ना कि हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, तो सेम उसी तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है तो उसके कुछ मेथड्स हैं, उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो हमें ध्यान में रख के चलना है। जैसे बहुत कॉमन मैं आपको बताता हूँ, बहुत कॉमन है, मतलब हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने बेसिक अकाउंटिंग टाइप पढ़ा था। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज़ लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू इज यूजेस। मतलब अगर हम असेट को यूज़ कर रहे हैं और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो क्या है, डेप्रिसिएशन। तो समझिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक आपका क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही है तो कंपनी को स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कंपनी फर्स्ट मेथड यूज़ कर रही है तो कंपनी को फर्स्ट मेथड ही यूज़ करना चाहिए। अगर कंपनी सेकंड वाला मेथड यूज़ कर रही है तो कंपनी को सेकंड मेथड ही यूज़ करना चाहिए। मतलब कि कंपनी जो मेथड यूज़ कर रही है, कंपनी अपने मेथड को हमेशा चेंज ना करे। जो भी कंपनी मेथड यूज़ करे उसी मेथड को जो है आने वाले कई सालों तक यूज़ करे, मस्ट बी यूज़ फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, मतलब जो है आने वाले कई सालों तक यूज़ करे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। तो कंपनी अगर एसएलएम मेथड यूज़ कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रही है, तो कंपनी को स्ट्रेट लाइन ही मेथड यूज़ करना चाहिए। और कंपनी अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रही है तो कंपनी को केवल रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही यूज़ करना चाहिए। देखिए, इसका प्रॉफिट क्या होगा, इसका प्रॉफिट ये होगा कि कंपनी में किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं वो कौन से मेथड पे बना रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये अपने नाम से ही थोड़ा सा अलग लगता है, इसको आपको बड़े ध्यान से और बड़े नॉर्मल तरीके से समझना पड़ेगा। देखिए, दिस प्रिंसिपल इज़ नथिंग बट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन।
देखिए बोल तो रहा है कि दिस प्रिंसिपल इज नथिंग बट अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, लेकिन ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है जितना भी हमारे बिजनेस में होने वाला लॉस होता है आगे का, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और आगे होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे सीधे दिख रहा है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल ऑफ लॉसेस। ठीक है, मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स हैं तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है, हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है, घाटा होने वाला है, तो वो हमारे लिए सोचने वाली बात है, हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए आगे क्लियरली बता रहा है, इन अदर वर्ड्स इट कंसिडर्स ऑल पॉसिबल लॉसेस बट इट इग्नोर्स ऑल पॉसिबल प्रॉफिट। मतलब आगे आने वाले हर लॉस को कंसिडर करता है लेकिन आगे आने वाले पॉसिबल प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। ये केवल क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आप कॉम्पिटिटिव में भी जाओगे तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए आपको हर एक प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रिंसिपल देखते हैं। तो लास्ट प्रिंसिपल है आपका टाइमलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए टाइमलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट शुड बी सप्लाइड इन टाइम एंड फ्रीक्वेंटली so that some rational decisions may be taken. If information is not supplied in time, it will obstruct the quick decision making of the understanding। देखिए तो टाइमलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन को सीधा सीधा समझिए कि इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को जो है टाइमली और फ्रिक्वेंटली जो है रैशनल डिसीजन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है या जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या अकाउंटेंट को आपने हायर कर रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए, तो उसकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो क्या करे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है जल्दी से मैनेज करे और जो है जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उस इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड यूज़र तक या कंपनी के सीनियर्स तक पहुंचाए, ताकि वो लोग जो है इसके बिहाफ पे ईजिली अपने डिसीजंस को ले सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बात कर ली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने जो है डिफरेंट टाइप्स का प्रिंसिपल्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब अगर आप लोग को लगता है कि किसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई ऐसा प्रिंसिपल है कि जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग फ्री होके पूछ सकते हैं, मतलब आप लोग जो है फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, so I hope so that we have covered all the accounting principles. Okay, and from the next video we will move to our first numerical chapter, that is accounting equation। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको पूरे बाय हार्ट होने चाहिए, उसके साथ ही साथ बेसिक टर्म्स आपको पूरे याद होने चाहिए। तो बेसिक टर्म्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर आपको याद हैं, तैयार हैं, तो फिर हम लोग आगे बड़े आराम से बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मूव करेंगे अकाउंटिंग equation। Okay, so till that if you have any problem in any of the topic taught, so feel free to ask। Thank you।